इज रिजर्वेशन अ फंडामेंटल राइट? क्या आरक्षण मूल अधिकार है? आज आरक्षण का यह प्रश्न पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका कारण है सुप्रीम कोर्ट का 2 डिसीजन, महत्वपूर्ण डिसीजन आरक्षण पर इसी साल आया है 2020 में। 1 फरवरी में आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है, और दूसरा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का पुनः आया है इस जून 11 को 2020 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कहा है कि जो आरक्षण है वो मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। इस चीज़ का मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं कि व्हाई रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ऑन व्हाट पैरामीटर्स, ऑन व्हाट ग्राउंड, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट which defines a particular right as a fundamental right and whether reservation fit into that. So बहुत important प्रश्न इस समय देश में चारों तरफ चर्चा का विषय है, और यह चर्चा कॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशियल एवं पॉलिटिकल एंगल से की जा रही है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि फंडामेंटल राइट क्या है। 3-4 बिंदुओं में इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और तभी यह समझ पाएंगे कि रिजर्वेशन इस श्रेणी में आता है कि नहीं। रिजर्वेशन के संवैधानिक पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न सिविल सर्विसेज के लिए और साथ ही कॉमन सिटीजन्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं फंडामेंटल राइट की बात करूंगा। सो व्हाट इज फंडामेंटल राइट? सबसे पहले हम समझें कि मूल अधिकार क्या है। तो बहुत स्पष्ट है, ये संविधान में ये चीज स्पष्ट किया हुआ है, भारत का संविधान, कि जो भी फंडामेंटल राइट है वो संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है, पार्ट 3, और यह जिक्र है संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, जिसमें कुल मिलाकर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स बताई गई है। 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब ये एक राइट फंडामेंटल राइट कैसे बन जाता है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कोई भी राइट फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान में पार्ट 3 के बाहर भी राइट्स हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, वो पार्ट 3 के बाहर है, या और भी तमाम तरह के राइट हैं, जैसे 300A, वो भी बाहर है संविधान के पार्ट 3 के। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो क्रक्स है, जो एक राइट को फंडामेंटल राइट बनाता है, वो पहला है इसका एक तरह से इन्फोर्समेंट और जस्टिसिएबिलिटी। जस्टिसिएबिलिटी ये बहुत महत्वपूर्ण है एक राइट को फंडामेंटल राइट बनाने के लिए, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है दैट इज इन्फोर्सिएबल बाय बोथ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। जो फंडामेंटल राइट है उनमें ऑटोमेटिक इन्फोर्समेंट कैपेसिटी है, उनको अलग से लॉ बनाकर इन्फोर्स करने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसको इन्फोर्स करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को है अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट को है अंडर आर्टिकल 226। यानी कि जो फंडामेंटल राइट का जो सबसे मेन फीचर है वो इसका है जस्टिसिएबिलिटी, इन्फोर्समेंट, और यह इन्फोर्समेंट हायर जुडिशियरी के द्वारा प्राप्त होती है। और यह प्राप्त होती है इन दोनों, जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, ये कैसे इन्फोर्स करती है? थ्रू इशुएंस ऑफ रिट्स। अलग अलग तरह के रिट जारी करती है, और जो सिटीजन्स हैं और जो एलिजिबल नॉन सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट को इंश्योर करता है हायर जुडिशियरी थ्रू इशुएंस ऑफ रिट। और ऑल्सो हायर जुडिशियरी इसके लिए डायरेक्शन इशू करता है टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। सो सबसे महत्वपूर्ण इसका ये फीचर है, इसका जस्टिसिएबिलिटी होना फंडामेंटल राइट का। जो दूसरा महत्वपूर्ण इसका विषय है वो इसका ये है कि यह जो राइट है, सर्टेन राइट्स है, सर्टेन जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, दैट इज अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध है, अगेंस्ट द स्टेट। दैट मीन्स these fundamental rights actually restrains the state not to do a particular course of action। इसकी बहुत ही ये महत्वपूर्ण विशेषता है। और अगर आप बात करें कि it is against the state, तो स्टेट की जब आप बात करते हैं तो इसमें दोनों आ जाता है, लेजिस्लेचर है और
एग्जीक्यूटिव है, ये दोनों की बात आ जाती है स्टेट के डेफिनेशन में। और जब लेजिस्लेचर की बात करें तो आप यूनियन लेजिस्लेचर की भी बात करें और स्टेट लेजिस्लेचर की भी बात करें। जब एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें और स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें। यानी ये जो लेजिस्लेचर है और यूनियन का और सारे स्टेट्स का, और जो एग्जीक्यूटिव है यूनियन एग्जीक्यूटिव है और जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव है, इन सभी के विरुद्ध में एक तरह से यह राइट, फंडामेंटल राइट सृजन को प्राप्त है। इसका महत्वपूर्ण विषय है। तो एक तरह से ये रेस्ट्रेंट करता है और यह रेस्ट्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय है कि जो फंडामेंटल राइट है वो दैट एक्चुअली एंजॉय प्राइमेसी ओवर ऑर्डिनरी लॉ। प्राइमेसी ओवर ऑर्डिनरी लॉ, जो सामान्य कानून है उस कानून के ऊपर उनको वरीयता दी गई है, फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइडिंग पावर दिया गया है। और जब ये मैं बात करूं तो इसका बहुत स्पष्ट है कि 13(1) एंड 13(2) ये दो आर्टिकल दिया हुआ है। 13(1) कहता है कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी वो लॉ जो संविधान प्रारंभ के पूर्व से चले आ रहे हैं ऐसा लॉ, और 13(2) कहता है कि कोई भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी संविधान प्रारंभ के पश्चात कोई भी ऐसा लॉ, चाहे वह लॉ लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया हो, चाहे वह लॉ एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाया गया हो, ऐसा कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकता है। और टू द एक्सटेंट ऑफ वायलेशन दैट लॉ शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो कोई भी राइट, फंडामेंटल राइट बेसिकली 3 ग्राउंड्स पर बन रहा है। पहला, इसका जो इन्फोर्समेंट नेचर है, जो कि सुओ मोटो इन्फोर्सिएबल है, जस्टिसिएबल है। और अगर इसका वायलेशन होता है, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल करे या फिर स्टेट करे, देन हायर जुडिशियरी के द्वारा उसका प्रोटेक्शन है थ्रू इशुएंस ऑफ रिट और डायरेक्शन। और सर्टेन राइट्स अगेंस्ट द स्टेट है, यानी कि अगर वह राइट स्टेट नहीं करता है तो स्टेट को डायरेक्शन दिया जा सकता है, स्टेट को एक तरह से मैंडेमस के रूप में कमांड दिया जा सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो राइट्स हैं वो ऑर्डिनरी लॉ जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनता है उस लॉ के ऊपर ओवरराइडिंग पावर रखता है। तो ये फंडामेंटल राइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आपके सामने मैं रखा कि ये फंडामेंटल राइट किस तरह से इंपॉर्टेंट हैं। अब इन पैरामीटर्स के आधार पर रिजर्वेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या रिजर्वेशन जो लॉज हैं, चाहे वो यूनियन रिजर्वेशन के कानून हो, लॉज हो, या फिर स्टेट रिजर्वेशन के जो कानून हैं, क्या वो प्राइमेसी है? क्या उस रिजर्वेशन को जस्टिसिएबिलिटी और इन्फोर्समेंट प्राप्त है? क्या वो रिजर्वेशन अगेंस्ट द स्टेट है? क्या वो रिजर्वेशन के जो लॉ हैं वो ऑर्डिनरी लॉ हैं, या फिर वो रिजर्वेशन का जो लॉ है वो ऑर्डिनरी लॉ के ऊपर है? इन पैरामीटर्स को समझने के लिए जरूरी है कि जो रिजर्वेशन के कानून है उन कानून को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट कुछ आर्टिकल हैं रिजर्वेशन को समझने के लिए कि किस आर्टिकल के तहत किनको क्या प्राप्त है रिजर्वेशन का, तो वो हम लोग समझेंगे। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है, संवैधानिक जो प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड और जो प्रोविजन है, बैकग्राउंड नहीं इसको हम प्रोविजन कहें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उस प्रोविजंस की मैं बात कर रहा हूं जो कि रिजर्वेशन के बारे में है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विथ रेस्पेक्ट टू रिजर्वेशन। और जो पहला है 15 एक तरह से दिया हुआ है 15(4) में पहला जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है वो कह रहा है कि स्पेशल प्रोविजन हो सकता है, विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस राज्य कर सकता है, विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। किसके लिए? बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए। बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजंस राज्य कर सकता है। और जो दूसरा प्रोविजन कर सकता है कि एससी एंड एसटी के लिए। तो यहाँ से स्टेट को बैकअप मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिल रहा है कि वो रिजर्वेशन का प्रावधान करें। और यह है आर्टिकल आपका 15(4), स्पेशल प्रोविजंस राज्य के द्वारा बैकवर्ड क्लास के पक्ष में और एससी एसटी के पक्ष में करने का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। तो एक तरह से यह प्रोविजन हुआ। जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रोविजन हुआ वो है 15(5).
15.5 ये कह रहा है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये भी कह रहा है कि स्पेशल प्रोविजंस हो सकता है, स्पेशल प्रोविजंस राज्य कर सकता है फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसकी बात की जा रही है कि केंद्र के जो एक तरह से बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एडमिशन में भी रिजर्वेशन हो सकता है और ऐसा प्रावधान किया जा सकता है राज्य के द्वारा। और ये किनके लिए किया जाएगा, तो कहा गया कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और एससी एंड एसटीज, यानी कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, ये जो वर्ग है, और जो शेड्यूल्ड कास्ट है और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उसके लिए जो राज्य है वो विशेष प्रावधान कर सकती है। किस बारे में प्रावधान होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के बारे में। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण बात हो गई। अब आइए 15.6 के लिए, 15.6 में भी यही प्रावधान है कि एक तरह से यही स्पेशल प्रोविजन एडमिशन में राज्य कर सकता है। किसके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। और लेकिन यह जो प्रावधान होगा दैट कहा गया कि विद इन जनरल कैटेगरी होगा, विद इन जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए जितनी सीट है उसमें से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए प्रावधान किया जा सकता है। यानी 15.4, 15.5 और 15.6 ये तीन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है रिजर्वेशन के लिए और ये प्रावधान किया गया है। लेकिन ये तीनों जो प्रोविजन है जो राज्य ऐसा कर सकता है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मात्र इनेबलिंग प्रोविजन है, यानी राज्य को सक्षम करता है, राज्य को मैंडेट देता है कि अगर आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन हो तो रिजर्वेशन का नियम आप ला सकते हैं। लेकिन यह अपने आप में रिजर्वेशन का कानून नहीं है जिसके आधार पर रिजर्वेशन ऑटोमेटिक लागू हो जाए। यह इनेबलिंग प्रोविजन है जिसके आधार पर रिजर्वेशन का नियम लागू हो सकता है। यह 15.4, 15.5 और 15.6 है। अब देखिए कि इसमें जो है 16 क्या कहता है, 16 भी इक्वली मैंडेट देता है इस बारे में, रिजर्वेशन के प्रावधानों को मैंडेट देता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसको भी हम लोग समझे। तो सबसे पहले है 16.4 और 16.4 कहता है कि रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट, रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट नियुक्तियों में आरक्षण का ये प्रावधान है और बैकवर्ड क्लास के लिए ये कहा जा रहा है कि जो पिछड़ा वर्ग है बैकवर्ड क्लास के लिए अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन हो सकता है। 16.4 यहीं से वर्तमान में जो भी रिजर्वेशन है आज भारत में चल रहा है यूनियन स्तर पर या स्टेट लेवल पर, वह रिजर्वेशन 16.4 से फ्लो हो रहा है। और यह रिजर्वेशन किस लिए है, जॉब्स के लिए है। पहले बात तो ये समझे, यह जॉब्स के लिए है। और बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन में कौन कौन आता है, तो एससी आ जाएगा, एसटीज आ जाएगा और ओबीसी आ जाएगा। यानी आज जो एससी को 15% रिजर्वेशन है जॉब्स में, एसटी को 7.5% है और जो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है, वो कहां से फ्लो होता है, वो फ्लो होता है 16.4। यानी 16.4 मैंडेट कर रहा है, राज्य को सक्षम बना रहा है कि आप कानून बनाकर ये रिजर्वेशन दे सकते हैं। और इन सब के लिए कानून बना है, यानी कि एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन आज है वो ऑर्डिनरी लॉ पास करके रिजर्वेशन बना है जिसका मैंडेट 16.4 से फ्लो होता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो 16.4A है, 16.4A है जो संविधान का आर्टिकल, उसमें कह रहा है कि यह तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है। अपॉइंटमेंट जो है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करता है, सीधे सीधे भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यानी आप यूपीएससी में या बीपीएससी में सीधे सीधे जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पहली बार यानी इनिशियल अपॉइंटमेंट में, शुरुआती नियुक्ति में आपको इतना % रिजर्वेशन मिल रहा है। 16.4A कह रहा है कि यह रिजर्वेशन इन प्रमोशन होगा, यानी नियुक्ति होने के बाद प्रमोशन का भी लाभ में रिजर्वेशन बनेगा, ये 16.4A से होगा। यह रिजर्वेशन भी अगर दिया गया है एससीज को और एसटीज को, ओबीसी को यह रिजर्वेशन प्राप्त नहीं है, केवल एससी को है, एसटी को है, लेकिन यह रिजर्वेशन प्रमोशन में है। यह रिजर्वेशन 16.4 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट
इनिशियल अपॉइंटमेंट में है और यह एससी को, एसटी को और ओबीसी तीनों को प्राप्त है। तो 16(4) ए हो गया। इसके अलावा 16(4) बी कहता है, रिजर्वेशन का एक अलग प्रावधान है कि अगर जो लेफ्ट आउट वैकेंसी है किसी साल में लेफ्ट आउट वैकेंसी रह गई, नहीं भरी जा सकी लेफ्ट आउट वैकेंसी, तो इसको अगले साल के वैकेंसी में नहीं जोड़ा जाएगा। दैट विल कंस्टिट्यूट सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी, उसको अलग माना जाएगा और ये बैकलॉग के रूप में कंटिन्यू रहेगा। दैट विल बी कॉल्ड बैकलॉग वैकेंसी और 50% की जो सीमा है उसमें इसको काउंट नहीं किया जाएगा। 16(4) बी का ये महत्वपूर्ण एक तरह से उदाहरण दिया गया है। और 16(6) एक जो प्रावधान है 16(6) का, यह एक्चुअली 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये पास हुआ और ये कह रहा है एक तरह से ये रिजर्वेशन जो है वो जॉब्स में है। दैट रिजर्वेशन इन जॉब्स एट इनिशियल अपॉइंटमेंट, शुरुआती नियुक्ति में किनके लिए है ये अपॉइंटमेंट? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको रिजर्वेशन का लाभ मिल जा रहा है। तो 16(4) के तहत डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनिशियल अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन मिल रहा है एससी को, एसटी को, ओबीसी को। 16(4) ए के तहत जो रिजर्वेशन है वो प्रमोशन में है, लेकिन यह लाभ केवल एससी को है और एसटी को है। 16(4) बी कह रहा है कि जो वैकेंसी एक साल में नहीं भरी जा सकी वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगी, वो बैकलॉग वैकेंसी होगी और 50% का जो रिजर्वेशन का लिमिट है उसके तहत ये वैकेंसी पिछले साल वाली काउंट नहीं होगी। 16(6) कहता है कि रिजर्वेशन होगा जॉब्स में और यह इनिशियल अपॉइंटमेंट में किनके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, एमॉन्ग जनरल सीट्स, जनरल की जो सीट्स है उसमें 10% का ये रिजर्वेशन है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो आर्टिकल 15 है और जो आर्टिकल 16 है, ये दोनों आर्टिकल एक तरह से रिजर्वेशन के बारे में मात्र इनेबलिंग प्रोविजन है, यानी मैंडेट देता है कि आप रिजर्वेशन को लागू कर सकते हैं और इसके लिए नियम बना सकते हैं। अब फंडामेंटल राइट का यही से मुद्दा आता है कि क्या रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है। फंडामेंटल राइट के लिए हमने बना दिया कि वो ऑटोमेटिक इन्फोर्सिएबल है। अब इसमें हमको यह देखना पड़ेगा कि जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल 15 और 16 मात्र इनेबलिंग प्रोविजन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। ये मैंडेट किसके लिए है? ये मैंडेट यूनियन गवर्नमेंट के लिए है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन के नियम और कानून को बना सकते हैं, लेकिन यह केवल एक मैंडेट है, केवल इनेबलिंग प्रोविजन है और स्टेट को बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। स्टेट कैनॉट बी कंपेल्ड फॉर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन कि राज्य रिजर्वेशन दे, ऐसा राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दैट इज डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट। ये राज्य के विवेक पर निर्भर करता है, डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है कि वह रिजर्वेशन दे कि नहीं दे। तो अगर राज्य नहीं देता है तो राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। और अगर राज्य डिस्क्रिशन को अप्लाई करता है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कंडीशनल होगा। अगर डिस्क्रिशन का इस्तेमाल होता है कि राज्य विचार करता है कि रिजर्वेशन दिया जाए, लेट्स गिव रिजर्वेशन, अगर राज्य ऐसा करता है कि वीकर सेक्शन को, बैकवर्ड क्लास को, या इकोनॉमिकली हो या सोशली एजुकेशनली हो, लेट्स गिव रिजर्वेशन, अगर राज्य ऐसा विचार करता है तो यह डिस्क्रिशन कंडीशनल होगा। यह एक तरह से ब्लैंकेट नहीं है, स्पष्ट है। फंडामेंटल राइट से यहीं पर अंतर हो गया। जो फंडामेंटल राइट है वो स्पष्ट रूप से कहा गया कि फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली इन्फोर्सिएबल है, यानी कि फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए किसी कानून को बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपने यहां देखा रिजर्वेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, लेकिन रिजर्वेशन अपने आप में स्वतः लागू नहीं हो रहा है। यहां से फ्लो हो रहा है 15 से 16 से। जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो रिजर्वेशन के लागू करने के लिए और जो उनका डिस्क्रिशन है यूज कर सकते हैं, लेकिन राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। और अगर
राज्य ऐसा फैसला करती है कि रिजर्वेशन को लागू किया जाए तो इसके लिए लॉ बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए लॉ की आवश्यकता नहीं है। दैट लॉ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ इनफोर्सिएबल, इटसेल्फ इम्प्लीमेंटेड। लेकिन यहाँ रिजर्वेशन का कानून अपने आप लागू नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए स्टेट को लॉ बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यह लॉ भी कंडीशनल है, और वो कंडीशनल है कि अगर राज्य ये डिस्क्रिप्शन को यूज करती है तो उसका कंडीशन है कि सबसे पहला जो कंडीशन है कि सो बैकवर्डनेस, जिस भी आप पक्ष में, जिस कैटेगरी में अगर आप रिजर्वेशन जिस भी क्लास को देना चाहते हो, आप एससी को देना चाहते हैं, एसटी को देना चाहते हैं, ओबीसी को देना चाहते हैं, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि वह कैटेगरी, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, वह रियली बैकवर्ड है। ये साबित अगर नहीं करेंगे तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। लेकिन ये कैसे साबित करेंगे? थ्रू क्वांटिफाइबल डाटा, यानी आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा और डेटा के माध्यम से साबित करना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर क्लास है वो बैकवर्ड क्लास है। पहला कंडीशन इसको करना पड़ेगा। जो दूसरा कंडीशन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो प्रपोज्ड क्लास है, यानी जिसको रिजर्वेशन क्लास है, दैट क्लास इज इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। आपको साबित करना पड़ेगा कि जिस क्लास को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, दैट क्लास इज इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट जॉब्स। ऐसा नहीं है कि आप उसी तरह दे दीजिए, ये भी आपको डेटा कलेक्ट में पता चलेगा। डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि वह क्लास सफिशिएंट रूप से, एडिक्वेट रूप में गवर्नमेंट जॉब्स में उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, एक कंडीशन है। तीसरा आपको बनाकर कि अगर आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गिव रिजर्वेशन, तो आपको यह भी शो करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रूव दैट रिजर्वेशन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। आपको साबित करना पड़ेगा कि रिजर्वेशन देने से क्या होगा कि प्रशासनिक इफिशियंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी आएगी। अगर इफिशियंसी नहीं आती है, न रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। ये कंडीशन है तीसरा। जो चौथा कंडीशन है कि जिसको भी रिजर्वेशन आप दे रहे हैं उसमें से क्रीमी लेयर है, जो मलाईदार परत है, उसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। और जो लास्ट कंडीशन है वो ये है कि टोटल रिजर्वेशन, कुल आरक्षण जितना भी हो, दैट शुड नॉट एक्सीड 50%। यानी कि राज्य को बाध्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर राज्य अपने विवेक का प्रयोग कर रहा है, राज्य यह फैसला लेता है कि रिजर्वेशन दिया जाए, तो राज्य को ये कंडीशन मीट करना पड़ेगा, बैकवर्डनेस शो करना पड़ेगा। उस बैकवर्डनेस के लिए डेटा कलेक्शन करना होगा। फिर राज्य को इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी डेटा करके साबित करना पड़ेगा। फिर राज्य को यह भी देखना होगा कि रिजर्वेशन से एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी हो रही है और क्रीमी लेयर को आउट करना पड़ेगा। और टोटल रिजर्वेशन इन नो कंडीशन शुड एक्सीड मोर देन 50%। तो एक तरह से कंडीशनल यही इंपॉर्टेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर है। अब मैं आपको बता दूं कि यह जो कंडीशन है, इस कंडीशन के कारण जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बिकॉज रिजर्वेशन इज दो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड, संविधान में प्रावधान है, लेकिन संविधान में प्रावधान के होते हुए भी राज्य को ऑर्डिनरी लॉ बनाना पड़ता है। ऑर्डिनरी लॉ बनाना पड़ेगा, सामान्य कानून बनाना पड़ता है। ऐसे सामान्य कानून की आवश्यकता फंडामेंटल राइट के लिए नहीं है। दे आर ऑटोमेटिक सुओ मोटो इनफोर्सिएबल। तो पहला पॉइंट यही है जिस कारण से रिजर्वेशन को मूल अधिकार नहीं कहा जा सकता है। दूसरा बात, जो रिजर्वेशन है वो डिस्क्रिशन का मैटर है। राज्य उसको लागू कर सकता है या राज्य रिजर्वेशन को लागू करने से मना भी कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर राज्य फैसला करता है कि रिजर्वेशन लागू किया जाए तो उसके लिए राज्य को कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। जो यह कंडीशन है वो A to E इन कंडीशन को राज्य को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तो वह रिजर्वेशन
न्याय की दृष्टि से नल एंड वॉइड हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। अब देखिए यह डिसीजन बहुत से महत्वपूर्ण डिसीजन है। यह जो कंडीशन है, अब इसमें जो फैसला आया था, एक फैसला है एम नागराज का। एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण फैसला आया, और एक तरह से इंदिरा साहनी के बाद 2006 में यह फैसला आया था। तो एम नागराज ने इन 6 कंडीशन के बारे में बात किया था, A to E 5 कंडीशन के बारे में कहा था कि अगर एक कंडीशन मीट होता है तभी रिजर्वेशन वैलिड है, ओके है, अदरवाइज नॉट। और उसके बाद इसका एक तरह से जर्नैल सिंह में यह फैसला आया। जर्नैल सिंह केस में ये पुनः सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया है 2018 में, और सुप्रीम कोर्ट ने जर्नैल सिंह केस में कहा कि यहाँ पर जो कंडीशन 1 है यह कंडीशन ओके नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि यह इंदिरा साहनी का जो केस है 1992 उसको वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बी से लेकर ई तक कंडीशन को मीट करना पड़ेगा, तभी रिजर्वेशन वैलिड होगा। यानी कि बी सी डी, बी में है इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, साबित करना होगा। फिर सी में यह है कि आपको साबित करना पड़ेगा रिजर्वेशन देने से प्रशासनिक क्षमता का विकास होगा, वृद्धि होगा। डी है कि क्रिमिलियर को आउट करना पड़ेगा, और ई है कि टोटल रिजर्वेशन कैन नॉट बी मोर देन 50%। तो कुल मिलाकर ये कानून है एक तरह से, और इस प्रकार ये रिजर्वेशन का जो प्रावधान है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि इन कारणों से रिजर्वेशन एक तरह से फंडामेंटल राइट के श्रेणी में नहीं आता है। अब हम आपको सुप्रीम कोर्ट का मामला बता रहे हैं, वो केस बता रहे हैं कि किन किन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिस्कस किया है, चर्चा किया है, प्रोनाउंसमेंट दिया है कि व्हाई रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि यह मुद्दा सबसे पहले 1992 में आया कि क्या रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये फैसला एम.आर. बालाजी एक केस का नाम है, एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ये 1992 में सबसे पहले ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 15(4) है वो केवल मेयर इनेबलिंग प्रोविजन है। जैसा कि मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं, ये मेयर इनेबलिंग प्रोविजन है, यानी कि राज्य को योग्य बना रहे हैं, सक्षम बना रहे हैं। राज्य एक तरह से कि रिजर्वेशन लागू करने पर विचार कर सकता है, बट दैट इज नो ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट, यानी राज्य को बाधित नहीं, एक तरह से ऑब्लाइज ये नहीं किया जा सकता है, उनको इन्फोर्स नहीं किया सकता है कि आप रिजर्वेशन दो ही। सो नो ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट, यानी राज्य को एक तरह से फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आपको रिजर्वेशन देना ही देना है। क्यों? क्योंकि यह राज्य का डिस्क्रिशन है, राज्य का विवेक पर निर्भर करता है कि वो रिजर्वेशन दे कि नहीं दे। यह केवल इनेबलिंग प्रोविजन है, यहाँ से राइट फ्लो नहीं होता है। No right is flowed, it is only an enabling provision. That is very important judgment of Supreme Court in 1992. ये समझना होगा, क्योंकि आम व्यक्ति इसको समझ नहीं पा रहा है, और नहीं राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता हैं वो इस बात को समझ पाते हैं कि फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है और किन कारणों से सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रहा है। तो ये समझने की जरूरत है। जो दूसरा केस है वो केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो केस आया था 1967 में। इसके पहले का मामला है 1992 के पहले का मैटर है कि C.A. राजेंद्रन के ये मैटर में आया था, C.A. राजेंद्रन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट अंडर नो ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन to provide reservation for SC/ST either at the initial stage, that is at direct recruitment level, or at the stage of promotion. So इस केस में C.A. राजेंद्रन यूनियन ऑफ इंडिया 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि स्टेट को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वो रिजर्वेशन दे, चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में और चाहे प्रमोशन में। यह राज्य का प्योरली डिस्क्रिशन, विवेक का मामला है, कहीं से भी राज्य को बाधित नहीं किया सकता है, और न ही एक तरह से जुडिशियरी राज्य को बाध्य कर सकती है कि आप रिजर्वेशन दीजिए ही दीजिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है।
उसके बाद इंदिरा साहनी केस आया, इंदिरा साहनी का केस है 1992 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कहा। एम नागराज का मैंने बताया, एम नागराज ने कहा कि 5 कंडीशन है। और जरनैल सिंह का जो केस है, अभी जो मैंने डिस्कस किया, जरनैल सिंह केस में 4 केस की बात आ गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अभी अभी फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इस साल का जो फैसला है, एक तरह से जो पहला फैसला आया है, एक तरह से 7/2/2020 को ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ऐसा कोई राइट नहीं है। नो राइट टू रिजर्वेशन, नो राइट टू रिजर्वेशन, नो फंडामेंटल राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यानी प्रमोशन में कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं बनता है। ये 7 फरवरी 2020 का फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने पुनः 11 जून 2020 को कहा कि अगेन सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कहा कि नो राइट टू रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड इनिशियल स्टेज, यानी कि जो रिजर्वेशन का कानून है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, न तो इनिशियल स्टेज पर यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर, और नहीं यह प्रमोशन में इसको दिया जा सकता है। स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वो दूरगामी फैसला है और सभी राजनीतिक दल इसके लिए परेशान है कि इसके लिए क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, इसको समझने की आवश्यकता होती है। तो और ये महत्वपूर्ण बात है कि और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये क्लियर हो गया है कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। और संविधान का अनुच्छेद 15 में, संविधान के अनुच्छेद 16 में जो भी बातें कही गई है वो केवल और केवल इनेबलिंग प्रोविजन है। यह राज्य के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है कि वो लागू करे या ना करे, और अगर लागू करे तो उसका कंडीशन क्या है। अगले वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या रिजर्वेशन कानून को एक तरह से आप लागू कर सकते हैं और 9th शेड्यूल में उसको डाला जा सकता है, कंडीशन क्या है। लेकिन इसके लिए आपको अगला वीडियो देखिएगा कि वेदर रिजर्वेशन लॉ कुड बी इंसर्टेड इनटू 9th शेड्यूल सो दैट जुडिशरी का मुंह बंद किया जा सके और रिजर्वेशन कानून का जुडिशियल रिव्यू न हो सके। इसके लिए अगला वीडियो में हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसको जरूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।